Welcome to lecture 30 of HRM lecture series. In this lecture, we will learn about incentive plans, meaning, types, advantages of incentive plans, fringe benefits and ESOP, pay band compensation including broadband, and finally golden parachute. So let's start learning. In our compensation management unit, today we are discussing incentive plans. Incentive is something that encourages or motivates. So incentives are paid to inspire employees to perform better. Incentive plans or payment by result, also known as payment by result, is a management device for increasing workers' productivity and sharing the gains so accrued with the workers. That means what the organization is doing here. If workers are doing better, then even these workers are sharing the gains. Okay, so it is a win-win situation for both, for the employee as well as for the employer. So ultimately ऑर्गेनाइजेशन का फायदा तो हो रहा है अगर वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर बढ़ रहा है और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो दोनों को फायदा कैसे होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है, बट सिंस इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ the good work or the extra efforts of the workers, therefore even workers are also sharing the gains. तो workers को भी benefit हो रहा है, यानी उन्हें भी लग रहा है कि अगर हम ज्यादा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दिस इज एन इंसेंटिव. तो इंसेंटिव का मतलब है कि अच्छा काम करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, वर्कर्स इंस्पायर हो रहे हैं टू वर्क बेटर. तो क्यों इंस्पायर हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये पता है कि जब गेन्स होंगे, जब प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो उसमें उनको भी शेयर मिलेगा. ओके, सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ. ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, वर्कर्स के लिए भी अच्छा है. इंसेंटिव प्लान्स में ऑल्सो बी टर्म्ड एज परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉम्पनसेशन प्लान्स. तो अभी हमने कहा कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो इंसेंटिव्स मिलेंगे, यानी ये जो इंसेंटिव प्लान है ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, परफॉर्मेंस लिंक्ड है. जितनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी वर्कर की, उतना ज्यादा उसको ये बेनिफिट्स होंगे. ठीक है, ऑल्सो नोन एज टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम. ये समझ लीजिए कि हम बात कर रहे हैं उन वर्कर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने की जो ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, जो ज्यादा टैलेंटेड हैं, राइट. तो इंसेंटिव प्लान्स वो कॉम्पनसेशन प्लान है जो वर्कर की परफॉर्मेंस से डायरेक्टली लिंक्ड है और वर्कर को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपने टैलेंट को शो करे, टैलेंट का दिखाए ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मैनेजर्स को करके बताए कि उसमें क्या टैलेंट्स हैं, व्हाट एक्स्ट्रा ही और शी कैन डू. ठीक है. इंसेंटिव प्लान्स रिवॉर्ड एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन, ईदर इंडिविजुअली और एज अ टीम. तो अब हमें यहां देखना है कि हम ये कह रहे हैं कि इंसेंटिव प्लान क्या है. इंसेंटिव प्लान वो कॉम्पनसेशन प्लान है जो वर्कर्स की परफॉर्मेंस से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, उनके टैलेंट को मैनेज करने में हेल्प करते हैं. लेकिन देयर आर सो मेनी टास्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन जो एज अ टीम किए जाते हैं, यानी इंडिविजुअल ने नहीं किया बल्कि टीम ने मिलकर किया. तो इसलिए जब हम एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड कर रहे हैं थ्रू इंसेंटिव प्लान्स, तो ये 3 तरह की हो सकती है. या तो इंडिविजुअली, अगर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि किस वर्कर ने कितना ज्यादा अच्छा काम किया है, तो उसको इंडिविजुअली हम इंसेंटिव्स दें, या फिर एज अ ग्रुप और एज अ टीम. जब एक टीम वर्क हुआ हो, कोई प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट किया है पूरी टीम ने, पूरे ग्रुप ने, तो हम ग्रुप को रिवॉर्ड करें.
और तीसरा टाइप क्या है, वो है ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव प्लान्स, जहां ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल यानी सारे वर्कर्स को इंसेंटिव दिया जाता है, तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव प्लान। तो 3 तरह के इंसेंटिव प्लान्स हैं। इंसेंटिव प्लान्स हेल्प एम्प्लॉइज रीच देयर पोटेंशियल। हमने पहले कहीं पोटेंशियल के बारे में बात की थी, हमने कहा था हम वर्कर्स की परफॉर्मेंस को तो मेजर करते हैं, लेकिन उनके पोटेंशियल को भी आइडेंटिफाई करते हैं, उनके वो हिडन टैलेंट्स, हिडन क्वालिटीज, वो सारी कैपेबिलिटीज जिनको अभी तक यूज नहीं किया गया, अनयूज्ड है। तो इंसेंटिव प्लान ये भी हेल्प करते हैं मैनेजर्स की कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि व्हाट आर दी पोटेंशियल्स ऑफ देयर वर्कर्स। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स इन डिटेल। तो एक एक के बारे में हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स, या तो वो इंडिविजुअल हैं, या तो ग्रुप हैं, या ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स देख लें। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स क्या है? दीज आर पीस रेट। पीस रेट मीन्स पर पीस के हिसाब से इंडिविजुअल को जो जितने ज्यादा पीसेस प्रोड्यूस करेगा, जितनी ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बनाएगा, उसको उतना ज्यादा इंसेंटिव। तो ये पीस रेट, इंसेंटिव फॉर हाई प्रोडक्टिविटी, जहां पर आइडिया है, जहां पर पर्पस है कि जो वर्कर जितने ज्यादा यूनिट्स बनाए उसको हम इंसेंटिवाइज करें, उसको हम प्रेज करें, अवार्ड करें कि जिसने यूनिट्स ज्यादा बनाए हैं उसको पर पीस रेट के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाए, बेनिफिट्स दिए जाए। और ये इजी है इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई करना, देयरफॉर दिस फॉल्स अंडर इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान, जहां पर हम पीस रेट की बात कर रहे हैं, यानी इंसेंटिव फॉर हाई प्रोडक्टिविटी। दूसरा मेरिट पे। मेरिट पे क्या है? दिस इज एनुअल इंक्रीमेंट लिंक्ड विद परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। कई बार क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटीज में नहीं लगे हैं, सिर्फ कमोडिटीज या यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, रादर दे आर इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। अब वहां पर तो पर यूनिट प्रोडक्शन का कोई रिलेशन नहीं है उनकी परफॉर्मेंस में, तो फिर हम कैसे उन्हें इंसेंटिवाइज करें, कैसे एक बेटर वर्कर को रिवॉर्ड दे? ठीक है, तो यहाँ ये तो था उन वर्कर्स के लिए जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। मेरिट पे यानी पीस रेट, एंड मेरिट पे इज फॉर द वर्कर्स हु आर इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो वो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं या नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड काम कर रहे हैं, जहां पर ऐसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता डायरेक्टली कि उस पर्टिकुलर वर्कर ने कितने यूनिट्स के प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट किया, तो तब हम उसको जो रिवॉर्ड देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, दैट इज मेरिट पे। और ये क्या है? एनुअल इंक्रीमेंट लिंक्ड विद परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। तो पूरे साल की परफॉर्मेंस को मेजर किया गया, अप्रेज किया गया, और जिस वर्कर की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी आई उसको हमने इंक्रीमेंट ज्यादा दिया। ठीक है, तो मेरिट पे ये हो गया। देन थर्ड इज कमीशन। कमीशन नाम से इजी है समझना। ये तो था कि जहां हम डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, जहां ये सेकंड था जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इन्वॉल्व हैं। तीसरा जो कमीशन है, दिस इज प्लान्स फॉर सेल्स जॉब, स्ट्रेट कमीशन और सैलरी एंड कमीशन। तो यहां हम काम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे रिवॉर्ड कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन सेल्स एक्टिविटीज, ठीक है, मार्केटिंग में, सेल्स में जो काम कर रहे हैं। और वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि सेल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि नथिंग हैपन्स अनलेस समवन सेल्स समथिंग। हमने बहुत अच्छा रिसोर्सेज इकट्ठे किए, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की, बहुत अच्छे वर्कर्स हायर किए, बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया, हमारा मार्केटिंग प्लान अच्छा था, हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी है, हमने मशीन्स बहुत अपडेटेड लगा रखी हैं, टेक्नोलॉजी हम बहुत अच्छी यूज कर रहे हैं, ये सब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट
हमने बनाया वो बिका नहीं ड्यू टू द लैक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आवर सेल्स पर्सन, तो ये सारी एक्टिविटीज जो अभी तक मैंने बात की ना वो सब वेस्ट हो जाएंगी। और वो सारी एक्टिविटीज थी जिनमें पैसा लगाया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन उन सारी एक्टिविटीज में पैसा लगाता है, लेकिन सिर्फ एक काम ऐसा है जहां से ये पैसा रिकवर होता है, और वो है सेल्स। ठीक है, और इसीलिए कहते हैं नथिंग हैपन्स अनलेस समवन सेल्स समथिंग, यानी दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स जॉब। सेल्स जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन जो सामान बनाकर बेचता है, सर्विसेज बनाकर बेचता है। तो यहाँ इंसेंटिव देने के लिए, अपनी सेल्स फोर्स को इंसेंटिव देने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल करें, ज्यादा मेहनत से सेल करें, ज्यादा इन्वॉल्व होकर सेल करें, तो उनको कमीशन का प्लान दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंसेंटिव प्लान्स। और ये दो तरह से हो सकता है, या तो ये कि पर यूनिट कमीशन, कि जितने यूनिट्स आप बेचेंगे उस पर आपको इतना % आपका कमीशन है। ठीक है, पर ये थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है इसमें, क्योंकि सपोज बहुत एफर्ट्स के बाद भी सेल्स कम होती है, देन द सेल्स पर्सन वोंट गेट इनफ रेम्युनरेशन। ठीक है, तो वो इनसिक्योरिटी थोड़ी कम करने के लिए दूसरा तरीका है सैलरी एंड कमीशन, जहां पर एक मिनिमम बेस सैलरी फिक्स्ड है कि उतनी तो मिलेगी ही मिलेगी सेल्स पर्सन को, एंड ओवर एंड अबव वो जितने ज्यादा यूनिट्स सेल कर पाएंगे उस हिसाब से कमीशन भी मिलेगी। ठीक है, तो सिक्योरिटी थोड़ी आ गई, यहाँ पर इनसिक्योरिटी कम हो गई, बिकॉज अ फिक्स्ड अमाउंट इज इंश्योर्ड कि ये तो उन्हें मिलेगा ही। तो कमीशन हो गया फॉर सेल्स फोर्स, मेरिट पे हो गया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स, एंड पीस रेट हो गया फॉर द वर्कर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है, then another kind of individual incentive plan is bonus. Bonus means paying something extra. ठीक है, और नॉर्मली ये बोनस दिए जाते हैं जिसको फेस्टिवल बोनस भी बोला जाता है, स्पेशली इन इंडियन कंटेक्स्ट। दिवाली सपोज टू बी बिग फेस्टिवल, तो पूरा साल जो काम किया गया, वर्कर्स ने काम किया, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को गेन्स हुए, प्रॉफिट्स हुए, तो अ पार्ट ऑफ इट इज शेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विद द वर्कर्स। तो बोनस की फॉर्म में, फेस्टिवल बोनस की फॉर्म में उनको एक्स्ट्रा पे करना, उनकी सैलरी या वेजेस के बियॉन्ड पे करना, तो बोनस, और ये भी इंडिविजुअल्स को पे किया जाता है। देन अवार्ड्स, अब ये जो सारी चीजें थी ये सब मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं, यानी कैसे हम उनको ज्यादा पैसे दें, चाहे वो पीस रेट के हिसाब से, चाहे मेरिट पे के हिसाब से, या कमीशन के हिसाब से, या बोनस के हिसाब से। बट देन व्हाट इज अवार्ड? अवार्ड इज रिवॉर्डिंग द गुड परफॉर्मेंस ऑफ अ वर्कर इन पब्लिक। ठीक है, एंड नॉर्मली दीज अवार्ड्स आर नॉन मॉनिटरी, जैसे उनको कोई शील्ड देना, उनको कोई सर्टिफिकेट देना, उनको some gift is to be given to them। तो नॉर्मली ये नॉन मॉनिटरी होते हैं, बट एट टाइम्स दे आर कंबाइंड विद मॉनिटरी इंसेंटिव्स ऑल्सो, यानी हमने उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया और उसके साथ साथ हमने उन्हें सम मनी इज ऑल्सो गिवन टू देम एज अवार्ड। ठीक है, और ये पब्लिक में किया जा रहा है, यानी बेसिकली दिस पर्टिकुलर इंसेंटिव इज फॉर इंक्रीजिंग द रेपुटेशन ऑफ द वर्कर, फॉर मेकिंग हिम और हर पॉपुलर अमंग द पीयर्स। ठीक है, तो ये सब थे इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स। Now let us talk about group incentive plans. अब group incentive plans, as the name suggests, जहां पर individual efforts को identify करना मुश्किल होता है, या फिर as a group ही काम किया गया, as a team ही वो काम पूरा complete हुआ है, so each member of the team has to be incentivized, has to be rewarded. तो यहाँ जो group incentive plans हैं, here bonus is calculated on the collective production of the group and distributed on equitable basis. इसको ध्यान दीजिए कि किस टीम को, सपोज देयर वर 4 टीम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही थी, तो किस टीम को ज्यादा मिले, किसको कम मिले बोनस, तो वो डिपेंड करता है कि कलेक्टिव प्रोडक्शन किस टीम की ज्यादा थी। जिस टीम की कलेक्टिव प्रोडक्शन ज्यादा है उनको बोनस ज्यादा मिलेगा,
एक बात। और दूसरी बात, उनको मिलेगा तो ज्यादा, लेकिन हर मेंबर को कितना मिलेगा इन दैट पर्टिकुलर टीम? तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इक्विटेबल बेसिस। मैं इक्वल बेसिस नहीं कह रही हूं, रैदर दिस इज इक्विटेबल। तो इक्विटेबल का मतलब हुआ कि उस टीम में भी जिस मेंबर के एफर्ट्स ज्यादा थे उसको इस टोटल बोनस में से ज्यादा पेमेंट मिले, और जिसके कम थे उसको इस टोटल बोनस में से कम पेमेंट मिले। यानी दिस डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी ऑन इक्विटेबल बेसिस सो दैट देयर इज नो डिसकंटेंट अमंग द टीम मेंबर्स। तो किसी को ऐसा ना लगे कि टीम में काम तो मैंने ज्यादा किया था और रिवॉर्ड तो सबको बराबर मिला है। तो बेसिकली it is the responsibility of the human resource manager to identify better workers from among that team also। तो जिस टीम ने ज्यादा अच्छा काम किया उसमें भी किस वर्कर ने, किस मेंबर ने ज्यादा अच्छा काम किया, वो आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली बोनस डिस्ट्रीब्यूट करना is group incentive plans, and here the distribution of bonus is on equitable basis। Now it helps in reducing idle time। देखिए क्या होता है आइडल टाइम की अगर हम बात करें तो when we are given a task in a group, यानी एक टीम वर्क है, पूरी टीम मेंबर्स को काम करना है, तो कभी कभी कुछ वर्कर्स को ऐसा लग सकता है कि अरे हम काम करें या ना करें, काम तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि अगर मैंने काम नहीं किया तो बाकी मेंबर्स तो काम कर रहे हैं ना। ठीक है, अब अगर ऐसी फीलिंग आती है और फिर काम क्योंकि कंप्लीट हो ही जाएगा तो बोनस तो पूरी टीम को ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कुछ वर्कर्स ऐसा सोचते हैं, जैसा कि हर टीम में एक दो वर्कर्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं काम नहीं करता, कोई बात नहीं, फ्री राइडर्स बोलते हैं इनको, कि बाकी लोग तो कर रहे हैं ना तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते भी हैं कि एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक काम जो सबको असाइन किया जाता है वो कोई भी नहीं करता है। राइट, तो अब अगर कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो काम से बच रहे हैं तो बाकी मेंबर्स ऑफ दैट टीम इंसिस्ट देम टू वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि हर कोई काम करे, तो वो उनको बोलते रहते हैं कि आप भी काम कीजिए, आप भी काम कीजिए, और इस प्रोसेस में जो आइडल टाइम होता है वो कम हो जाता है। आइडल टाइम मतलब जब कोई भी काम ना कर रहा हो, टाइम वेस्ट हो रहा हो, तो ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज वर्कर्स कीप ए वॉच ऑन ईच अदर्स परफॉर्मेंस। क्योंकि एज अ टीम मेंबर मुझे पता है कि अगर सिर्फ मैंने काम किया तो रिवॉर्ड तो सबको मिलेगा, तो व्हाई नॉट I ask all of them to work, why not I insist that everyone works। तो सब काम करते हैं क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर ये भी ध्यान रखते हैं कि काम हो रहा है ना, काम किया जा रहा है ना, एंड देन दे मोटिवेट ईच अदर। तो अगर ऐसा लगता है कि कोई टीम मेंबर थोड़ा सुस्त हो रहा है, थोड़ा उसको कोई इश्यू है, परेशान है, तो वी मोटिवेट, ऑल ऑफ अस मोटिवेट ईच अदर। तो सारे जो टीम मेंबर्स हैं एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ता है, क्योंकि अगर रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो पूरी टीम को मिलेंगे। तो हमें लगता है कि ठीक है, कोई पूरी टीम में से कोई एक मेंबर किसी एक काम को करने में थोड़ा इनकेपेबल है, तो मैं वो काम कर दूं और दूसरा कुछ और काम कर दे। तो म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ता है, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ध्यान रखते हैं, नजर रखते हैं, और इस प्रोसेस में जो वेस्ट होता है टाइम वो नहीं होता। ठीक है, तो सारे एक दूसरे को मोटिवेट करके काम कर रहे होते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स। देन थर्ड टाइप ऑफ प्लान्स, इंसेंटिव प्लान्स, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स। ये क्या क्या है? जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग। तो यहाँ क्या किया जा रहा है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सपोज एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता चला कि कंपनी को 20% प्रॉफिट हुआ। अब 20% में देयर इज अ परसेंटेज जो कि होना ही चाहिए था। तो नॉर्मली एक नॉर्मल प्रॉफिट की हम बात करते हैं इफ दैट इज 10 और 11%, लेकिन हमारी कंपनी को साल में 20% प्रॉफिट हो गया, तो दैट मीन्स दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज ड्यू टू एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑफ आवर वर्कर्स, है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा गेन हुआ है इसको हम अपने पूरी टीम के साथ, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करें, तो दिस इज प्रॉफिट शेयरिंग। तो 9% एक्स्ट्रा जो हुआ उसको हम अपने वर्कर्स में बांटें।
ठीक है। तो दिस इज हाउ वी मोटिवेट देम टू वर्क बेटर। मैंने कहा इंसेंटिव प्लान्स आर मेंट फॉर मोटिवेटिंग, फॉर इंस्पायरिंग वर्कर्स टू वर्क बेटर, है ना। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो हम उनको बांटें। बोनस के बारे में जैसे अभी मैंने ग्रुप में भी बात की कि इफ परफॉर्मेंस इज गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ देयर आर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स तो बोनस के फॉर्म में उन्हें दिया जा सकता है। देन को पार्टनरशिप के बारे में मैं अभी आगे भी बात करूंगी। पर जब हम ओनरशिप में शेयर दे देते हैं वर्कर्स को, यानी उनको अपना पार्टनर बना लेते हैं, तो देखिए होता क्या है, वर्कर्स वर्क फॉर वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। और इसमें हम ये कहते हैं कि रिस्क नहीं होता है, सिक्योरिटी होती है। कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो या नुकसान हो, वर्कर्स को तो उनकी सैलरी मिल ही जाएगी, ठीक है। बट इफ दीज वर्कर्स आर एंगेज्ड इन ownership also, so if they are the owners of the company, तो उन्हें ये पता है कि उन्हें वेजेस सैलरीज तो मिलेंगी, लेकिन साथ साथ उन्हें प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा। तो को पार्टनरशिप यानी वो ओनर बन गए, तो उनको ये ऑफर करना कि इफ यू आर वर्किंग बेटर, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोग्रेसिंग, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज developing, is going high, then even you will also बी बेनिफिटेड। तो को पार्टनरशिप उनको ऑफर की जा रही है। अभी इसके बारे में और आगे डिस्कस करते हैं। मर्जिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड इंडिविजुअल गोल्स, ये हमने बहुत पहले जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तब हमने कहा था कि अगर ये जो वर्कर्स हैं इनके गोल्स और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल अगर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो पॉसिबल नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर पाए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को जो अपने गोल्स अचीव करने हैं वो तो थ्रू वर्कर्स ही अचीव करने हैं, और अगर वर्कर्स के गोल कुछ और हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कुछ और हैं तो मुश्किल हो जाएगा काम करना, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं होंगे। तो ये भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि कैसे वो इंश्योर करे कि जो इंडिविजुअल्स के गोल्स हैं, वर्कर्स के गोल्स हैं, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उनके जो हर एक के अपने अपने गोल्स हैं, उनको कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ मर्ज करें, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल का गोल है कि वो प्रोग्रेस करना चाहता है करियर में, किसी एक वर्कर का ऐसा गोल है, तो ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव प्लान हम कैसा रख सकते हैं कि ऑल दोज हु परफॉर्म दिस मच, हम एक स्केल, एक पैरामीटर सेट कर दें कि जो लोग इतना ये काम करेंगे उनको प्रमोशंस मिलेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल का गोल था कि वो करियर में ग्रो करे, और ऑर्गेनाइजेशन ने उसको ये चांस दे दिया कि अगर आप इतना ये सब परफॉर्म करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आपका डेजिग्नेशन बेटर हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज हाउ वी आर मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विद इंडिविजुअल गोल्स, ठीक है। तो इंडिविजुअल के गोल पूरे कर रहे हैं लेकिन साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे हो रहे हैं। नाउ वर्कर्स बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। जब इस तरह की चीजें होती हैं तो वर्कर्स को हर टाइम सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं रहती है, दे देमसेल्फ बिकम रिस्पॉन्सिबल। तो वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं, ये एक उनकी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो खुद ही ध्यान रखते हैं कि वो अच्छा काम करें, वो ऐसा काम करें कि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जितना फायदा होगा उसी हिसाब से उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। तो दे बिकम रिस्पॉन्सिबल। देन न्यू शेयर्स, उनको हम नए शेयर्स ऑफर कर सकते हैं। ESOP के बारे में अभी डिटेल में मैं बात करती हूँ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, जहां पर वर्कर्स को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, या तो फ्री में या तो मार्केट रेट से बहुत कम रेट पर। यानी वही बात, उनको ओनर बना दिया गया, तो वो कंपनी के वर्कर तो हैं ही, साथ साथ ओनर भी बन गया, बिकॉज नाउ दे आर दी शेयर होल्डर्स एज वेल। तो शेयर होल्डर होने से क्या होगा कि कंपनी को जब भी प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उनको अभी डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, उन्हें वेजेस और सैलरीज तो मिल ही रही है, तो दे बिकम दी ओनर। और जब ओनर बन जाते हैं तो और ज्यादा इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है और ज्यादा लॉयल्टी बन जाती है टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ इंसेंटिव प्लान्स। हालांकि इन्हीं के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। एक तो ये हाईली मोटिवेशनल है क्योंकि इनका पर्पस ही है मोटिवेट करना और इंस्पायर करना। देन बेटर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है क्योंकि वर्कर्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस, वो अपने टैलेंट को यूज करना शुरू कर देते हैं और पोटेंशियल
अचीव करने लग जाते हैं, तो एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस बिकॉज नाउ देयर आर रीजन टू परफॉर्म बेटर, है ना। एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम कंपनी के शेयर होल्डर बनने लग जाते हैं, ओनर बनने शुरू हो जाते हैं, तो वी बिकम मोर लॉयल, मोर कनेक्टेड टुवर्ड्स दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इंसेंटिव प्लान का एक एडवांटेज ये भी है। देन बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रिलेशंस यानी मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में रिलेशंस अच्छे होते जाएंगे, तो बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनते हैं इफ वी आर हैविंग गुड इंसेंटिव प्लान्स। दिस रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं वर्कर्स, ज्यादा ध्यान से काम कर रहे हैं वर्कर्स, ज्यादा मन लगा के और अपना समझ के काम कर रहे हैं वर्कर्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगी, एफिशिएंसी बढ़ रही है उनकी। देन स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, क्योंकि ये पता है कि कोई अकेला कंपनी को प्रोग्रेस नहीं करा सकता, तो ये सब मिलकर कराते हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि जो टीम इंसेंटिव प्लान्स हैं, ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स हैं या ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव प्लान्स हैं, अल्टीमेटली दे हेल्प इन क्रिएटिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन and teamwork among the workforce। तो इंडिविजुअल्स से बेटर ये होता है कि हम ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन में इंसेंटिव्स दें, सो दैट दिस टीम वर्क इंक्रीजेस, दिस cooperation and becomes mutually beneficial for each other. Okay, now let us talk about, after recording this lecture I noticed that it has become a very lengthy one, so I am dividing lecture 30 in 2 parts, and rest of the topics of lecture 30 will be discussed in lecture 30 part 2, and these topics will be fringe benefits, ESOP, pay band compensation, broadband pay structure and golden parachute.